वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट हाफ को छोड़ दें, सेकंड हाफ में है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी ही थ्योरी जो हमें बहुत सारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में कुछ आइडिया देगी। और थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इससे पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं। क्या आते हैं? CO2 और SO2। जब तक हमें इस थ्योरी का मालूम नहीं है तो हमें क्या लगता है CO2 में एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, SO2 में एक सल्फर 2 ऑक्सीजन। तो CO2 और SO2 की स्ट्रक्चर्स एक जैसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड एग्जांपल, मीथेन गैस CH4 और एक है कार्बन सल्फर टेट्रा क्लोराइड या सल्फर टेट्रा फ्लोराइड SF4। इन दोनों में हमें लगता है कि फॉर्मूला एक जैसा है CH4 SF4, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, उसकी शेप कैसी है, हमें यदि बताना हो तो हमें इस थ्योरी के बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है। और ये थ्योरी आगे जाके हाइब्रिडाइजेशन के साथ लिंक हो जाती है। तो जरूरी है कि आप इस थ्योरी को आराम से समझें, क्योंकि इस थ्योरी को समझने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स का। और यदि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स का आइडिया हो गया तो ठीक इसके पहले हमारी बुक में एक टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, वो आपको समझ में आएगा। यदि आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आई तो आप डाइपोल मोमेंट एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है वो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, उसकी शेप पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम चलते हैं हमारी इस थ्योरी पर, जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और कहाँ चली गई? ये रही, ये भी गायब हो जाती है बीच बीच में। तो टॉपिक का नाम क्या है? वैलेंस शेल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। शॉर्ट नाम क्या है इसका? VSEPRT। कई बार टी लगाते हैं, कई बार नहीं लगाते हैं। यदि इन सबको मैं मिला दूं तो नाम क्या हो गया? वेस्पर थ्योरी। VSEPRT ये है हमारे काम की थ्योरी है। क्या समझाती है? स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले आते हैं ये 1940 में दो साइंटिस्ट थे, सिडविक एंड सेकंड था पोवेल। इन दोनों ने दी थी। और 1953 में दो साइंटिस्ट और आए, इसमें इन्होंने इस थ्योरी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए हैं। वो दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे? एक तो थे गिलेस्पी और सेकंड थे नाइहोल्म। सर ये नाम क्यों बताते हैं? ये जीके के क्वेश्चंस है। तो 1940 में थ्योरी आई थी, 1953 में इस थ्योरी का इंप्रूवाइजेशन हो गया है। और ये थ्योरी हमें क्या समझाती है? किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर या उसकी शेप कैसी होगी। तो पहले मैं ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं, मैं आपको ये हल्के से इनको मैं तोड़ देता हूं। फर्स्ट आते हैं वैलेंस शेल। तो किसका वैलेंस शेल? इससे पहले, इसको हम समझने से पहले हम एक और चीज समझते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का मान लो फॉर्मूला है AB4 है, तो यहां A जो है वो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है। और B क्या है? एटम बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, एटम बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। ये दो चीजें हमें समझनी जरूरी है। और ये सारी जो थ्योरी है सेंट्रल एटम पे डिपेंड करती है, यानी ए के ऊपर। मैंने यहां एक एग्जांपल लिया, यहां ए में जैसे CH4 में ए कौन हो गया? कार्बन हो गया है। तो ये जो सारी थ्योरी है किस पे डिपेंड करती है? सेंट्रल एटम के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो सारा टर्म्स मैंने लिखा ना, ये सब का सब पूरा का पूरी लाइन ये सेंट्रल एटम पर
पर डिपेंड करती है। यानी ये सारे टर्म्स जो है वो सेंट्रल एटम की है। यानी यहां कौन है, ए की बात करें तो ए का वैलेंस शेल, ए कौन है हमारे पास, सेंट्रल एटम, तो किसका वैलेंस शेल की बात कर रहा है ये, वैलेंस शेल किसका, ए का। हमें एक जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में जाना है, हमें क्या ढूंढना है उसमें, उसके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद वो जो सेंट्रल एटम है वो जो अदर एटम्स है जिनसे वो बॉन्डेड है उनसे वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तब उसमें क्या टर्म्स आ जाती है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो सेंट्रल एटम के पास दो कंडीशंस पॉसिबल है कि वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन के अपने नेबरिंग दूसरे एलिमेंट के साथ जिनसे वो बॉन्डेड है उनसे शेयरिंग कर ले, तो उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। यदि वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं कर पाता है, 2 या 4 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो उस कंडीशन में उसके पास लोन पेयर बचेंगे। तो दो नाम आ गए, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर, किसके इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर भी किसके, सेंट्रल एटम के। सब कुछ सेंट्रल एटम का है। सेंट्रल एटम के पास दो तरह के पेयर हो सकते हैं। फर्स्ट कौन सा हो सकता है, बॉन्ड पेयर, या सेकंड क्या हो सकता है, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का एक और नाम क्या है, शेयर्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का, और इसका नाम क्या है, अनशेयर्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में कौन आते हैं, बॉन्ड पेयर में एक तो सेंट्रल एटम का एक इलेक्ट्रॉन और एक जिससे उसने बॉन्डिंग करी है उसका एक इलेक्ट्रॉन, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मिला के कहते हैं बॉन्ड पेयर। लोन पेयर में कौन आते हैं, दो इलेक्ट्रॉन और दोनों के दोनों सेंट्रल एटम के होंगे, लोन पेयर। तो अगली लाइन क्या है, रिपल्शन थ्योरी। रिपल्शन किसके बीच, रिपल्शन एमोंग बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। ये सर क्या है, अरे भाई यदि सेंट्रल एटम ने दो बॉन्ड बनाए हैं तो दोनों बॉन्ड में क्या होंगे, दो बॉन्ड पेयर होंगे। तो ये इधर वाला बॉन्ड उधर वाला बॉन्ड, जैसे मानो ये है, ये ऐसा कोई मॉलिक्यूल है तो ये एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, मान लो ये बॉन्ड बनने के बाद भी ए के पास दो लोन पेयर हैं, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, तो किनमें और रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर, इनके बीच भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। या फिर किनके बीच होगा, लोन पेयर, लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, इनके बीच रिपल्शन होगा। ध्यान रखना ये सारे ए से रिलेटेड हैं और ए क्या है, यहां पर सेंट्रल एटम है। इसका मतलब ये जो पूरी थ्योरी है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के ऊपर। हमें क्या मालूम होना चाहिए कि उस सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग कर ली है, कितनों ने नहीं करी है। वहीं से हम क्या निकाल पाएंगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। और फिर पता लगा, फिर चेक करेंगे कि इस सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं, और उसी से हम उसकी स्ट्रक्चर, उसकी शेप को डिसाइड करेंगे। ये तो हो गया हल्का सा इसके बारे में नॉलेज की ये थ्योरी कैसे अप्लाई करती है, किसने दी, इन्होंने दी, किस पर बेस्ड है, सेंट्रल एटम के ऊपर बेस्ड है। अब मैं चलता हूं आगे, कुछ और बेसिक टर्म्स हैं जो हमें समझनी है, इसको मैं साफ कर देता हूं। थोड़ा सा क्या है कि ये मेरा डस्टर जो है ये बढ़िया वाला है, ये थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ती है फिर ये साफ होता है, और ये बोर्ड भी थोड़ा सा इस मार्कर से नाराज रहता है, तो ये कहता है नहीं, जाने नहीं दूंगा इस इंक को मैं। चलिए अब आते हैं कुछ टर्म्स इस थ्योरी के बारे में। तो फर्स्ट आते हैं मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है, स्टेबल है या वो मॉलिक्यूल नहीं है, ये डिसाइड करती है उसकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन क्या है,
यदि उस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कैसी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कैसी होनी चाहिए? मिनिमम होगी। यदि मिनिमम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये सब टर्म्स आपस में जुड़े हुए हैं और इस टर्म्स को मैं बाद में इस थ्योरी से लिंक कर दूंगा कहीं ना कहीं। तो अब आते हैं स्टेबिलिटी। अच्छा, एनर्जी किसकी मिनिमम होगी? मिनिमम एनर्जी के लिए क्या जरूरी है, ये अब आ रहा है। मिनिमम एनर्जी के लिए जरूरी है कि उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के जो बॉन्ड पेयर और जो लोन पेयर है उनमें रिपल्शन मिनिमम हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। तो मिनिमम एनर्जी के लिए क्या जरूरी है कि रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, इनके बीच कैसा होना चाहिए? रिपल्शन बिटवीन, ये सारे मिनिमम होना चाहिए। यदि ये रिपल्शन मिनिमम है तो उसकी एनर्जी भी मिनिमम है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब अगला क्वेश्चन, ये रिपल्शन मिनिमम कब होगा? ये रिपल्शन मिनिमम होने के लिए क्या जरूरी है? डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इनके बीच क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। यदि डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम होगा, तो उनकी एनर्जी मिनिमम होगी, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये इस थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट है। ये थ्योरी क्या कहती है कि जब सेंट्रल एटम अदर एटम के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड बनाने के बाद बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को इस 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरीके से अरेंज करें कि इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो, और जिस शेप में इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम रहती है वो स्ट्रक्चर, वो शेप स्टेबल है और वो मॉलिक्यूल उसी शेप में रहता है। समझ में आ गया? वापिस समझे एक बार। किसी भी मॉलिक्यूल की कौन सी शेप होगी ये डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन मिनिमम हो। रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए सेंट्रल एटम अपने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस को मैक्सिमम रखता है, और जिस स्ट्रक्चर या जिस शेप में ये डिस्टेंस मैक्सिमम होती है वो ही उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स होगी। ये है सारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का कंसेप्ट है। अब हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के पॉइंट्स हैं, तो हम पहले इस थ्योरी के बेसिक 5 या 6 पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। क्या क्या है तो देखें आपकी स्क्रीन के नीचे इसका सबसे पहला पॉइंट आया है। मैं आपको पॉइंट यहाँ लिखूंगा नहीं, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, मैं आपको पॉइंट यहाँ समझा देता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ें, क्या है? फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द शेप ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें 2 ही एटम है उनकी शेप लीनियर होगी। लीनियर का मतलब एक लाइन के जैसी होगी। अब कौन कौन से हैं? जैसे हाइड्रोजन H2 है, बस ध्यान रखना ये सारे मॉलिक्यूल कोवैलेंट होने चाहिए। सर NaCl की शेप कैसी होगी? अरे NaCl आयोनिक कंपाउंड्स हैं और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, वो क्रिस्टल लेटाइस बनाते हैं। तो फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारे क्या कहता है? देखो बॉटम पे लिखा हुआ आपके, लिखा हुआ क्या है? फर्स्ट पॉइंट, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली 2 एटम इज ऑलवेज लीनियर। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, O2, N2, इन सब में 2 एटम है, चाहे वो दोनों एटम सेम हो चाहे डिफरेंट हो। HCl, HBr, यहां सब में 2 एटम्स हैं, और जहां 2 एटम्स होंगे उस मॉलिक्यूल की शेप हमेशा लीनियर होगी। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। अब आते हैं इसका सेकंड पॉइंट। देखें आपकी स्क्रीन के नीचे अब इसका सेकंड पॉइंट आया है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? फॉर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 और मोर एटम
ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें 3 या उससे ज्यादा एटम है, इंक्लूडिंग सेंट्रल एटम। 3 एटम या उससे ज्यादा एटम है। वन ऑफ एटम इज कॉल्ड द सेंट्रल एटम टू विच अदर एटम्स आर लिंक्ड। 3 या उससे ज्यादा एटम है तो एक एटम सेंट्रल एटम होगा और बाकी जो है उस सेंट्रल एटम से बॉन्डेड होंगे। फिर समझ में आ गया आपको, जैसे यहां एग्जांपल दूं CH4 या NH3 या H2O। तो H2O में कितने एटम है? 3। इन 3 में से एक कौन होगा? सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम जनरली कौन होता है? जिसके नंबर कम हो। यह आसान सा कंसेप्ट है। बहुत बार आता है कि वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, तो H2O में तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फिर भी ये सेंट्रल एटम है। तो हम क्या मान के चलेंगे? वो एटम सेंट्रल एटम होगा जिसके उस मॉलिक्यूल में नंबर कम है। जैसे यहां CH4 में C, NH3 में H, H2O में O हो गया हमारे पास, ये सेंट्रल एटम हो गया हमारे पास। अब तीसरा पॉइंट देखो आपके सामने, अब तीसरा पॉइंट आ रहा है। If the central atom is linked to similar atom, यदि सेंट्रल एटम से जुड़े हुए सारे एटम एक जैसे हैं, पहली कंडीशंस, एंड इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, और सेंट्रल एटम, दो देखो पॉइंट है यहां पर, सेंट्रल एटम से जुड़े हुए सारे एटम, जैसे ये एग्जांपल AB3, ए कौन है? सेंट्रल एटम। इससे जुड़े हुए सारे दूसरे एटम कौन है? बी हैं, एक जैसे हैं। दूसरा क्या कंडीशंस कह रहा है कि इस ए के पास केवल बॉन्ड पेयर होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? लोन पेयर नहीं होने चाहिए। तो ए से जुड़े सारे एटम एक जैसे हो और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं हो, उस कंडीशन में द रिपल्शन बिटवीन देम आर सिमिलर। उस कंडीशन में, जैसे ये है, इसको ऐसे बना देता हूं समझने के लिए अभी ये, उस कंडीशन में क्या होगा? इन जो ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, इनके बीच जो रिपल्शन होगा वो एक जैसा होगा। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, जो रिपल्शन है वो एक जैसा है। सिमिलर एज ए रिजल्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड द मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव ए रेगुलर ज्योमेट्री। तो किसी भी मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री की दो कंडीशंस है। फर्स्ट क्या है कि वो सेंट्रल एटम जो है वो जिन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है वो सारे एक जैसे हो, और दूसरा क्या है कि उस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री है या उसकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है। अब इन दोनों में से एक भी गड़बड़ हो गई तो उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स अनसिमेट्रिकल होगी या इररेगुलर ज्योमेट्री होगी। तो अब देखें, अब चौथा पॉइंट आपके सामने आ रहा है। ये पॉइंट सारे याद रखना क्योंकि अभी हम जब स्ट्रक्चर चेक करेंगे तब आपको समझ इनकी जरूरत होगी। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है। इफ द सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम से वो लिंक्ड है, और सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द रिपल्शन बिटवीन देम आर डिफरेंट। उस कंडीशन में बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच जो रिपल्शन होगा वो अलग अलग होगा। एज ए रिजल्ट द मॉलिक्यूल हैज एन इररेगुलर और डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री। ये उस समय उसकी जो स्ट्रक्चर्स होगी वो रेगुलर नहीं होगी, वो कुछ अलग हो जाएगी। अब इसी के नीचे देखो एक ऑर्डर दिया हुआ है कि कौन से पेयर के बीच रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। तो लोन पेयर के बीच रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। यदि सेंट्रल एटम के पास दो लोन पेयर हैं तो उनमें जो रिपल्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो ये लोन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की ट्राई करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है कि एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो उस कंडीशन में उनके बीच जो रिपल्शन होगा वो लोन पेयर से थोड़ा सा कम होगा, और सबसे कम रिपल्शन किनके बीच होगा? बॉन्ड पेयर के बीच। तो ये हमारे पास रिपल्शन का ऑर्डर है। ये सब जो है वो किसके हैं? सेंट्रल एटम के हैं। ध्यान रखना, सेंट्रल एटम के आसपास कौन कौन हो तो उनके बीच रिपल्शन का ऑर्डर क्या है। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होगा, बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होगा। अब चलते हैं हम लोग हमारा पांचवा पॉइंट, द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स
डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, टोटल का मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों को मिला के, प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। किसी भी मॉलिक्यूल की शेप जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। टोटल का मतलब लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये हमारे पास बेसिक 5 पॉइंट हुए। और छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट है कुछ नहीं है, आज के इस वीडियो में हम केवल क्या पढ़ेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री या सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। और सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है कि सेंट्रल एटम से जुड़े सारे एटम एक जैसे होने चाहिए और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो अब मैं कुछ उनके एग्जाम्पल के साथ साथ आपको समझाता हूं यहाँ पर। तो हमारी थ्योरी कौन सी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है और उसी में हम लोग चल रहे हैं। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो मैं यहाँ एक टाइप लिखूंगा, उसके बाद उसके एग्जाम्पल लिखूंगा और वहीं से आपको समझ में आ जाएगा क्या है। तो सबसे पहले हम किसका एग्जाम्पल लिखें हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ लिखूंगा सीरियल नंबर, समझना। यहाँ लिखूंगा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। उसके बाद लिखूंगा यहां पर मैं उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, क्योंकि हम कौन सी पढ़ रहे हैं, रेगुलर, तो लोन पेयर तो होगा नहीं। तो ध्यान रखना हम जो पढ़ रहे हैं वो रेगुलर ज्योमेट्री वाली है। यहां लिख देता हूं रेगुलर ज्योमेट्री वाली स्ट्रक्चर है, रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ये समझ में आएगी तो आपको अगली वाली भी समझ में आएगी। तो फर्स्ट यहां हो गया टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और लोन पेयर तो होंगे नहीं तो इसको मैं हटा देता हूं। ये लो साहब, ये लोन बॉन्ड पेयर वाला कॉलम रह गया। और अब उसकी आएगा नेम ऑफ स्ट्रक्चर, उस जो मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर का नेम क्या है, नेम ऑफ स्ट्रक्चर। और यहां बनाऊंगा बच्चों में उसकी स्ट्रक्चर और साथ में बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल। तो फर्स्ट हमारे पास टाइप फर्स्ट है, ये कौन सा है, टाइप है AB2। AB2 का मतलब है ए कौन है, ए हमेशा जो मैं लूंगा वो सेंट्रल एटम होगा, और बी कौन है, सेंट्रल एटम से बॉन्डेड एटम है। AB2, तो बताओ, सिंपल सा मैं समझाता हूं, ये जो मैं इसकी स्ट्रक्चर नहीं है अभी आप समझे नहीं, AB2 ये है। तो बताओ ए के पास लोन पेयर तो है नहीं, जितने भी मैं टाइप लूंगा उसमें किसी में भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होंगे। सिंपल सा कंसेप्ट। तो बताओ ए के कितने इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करी होगी, 2 ने करी होगी, एक ए के यहां, एक ए के यहां। तो यहां जनरली क्या है, एक एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 थे, उन दोनों की इसने शेयरिंग कर ली। हम यहां पे नहीं जाते, वापस यहां जाते हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं, AB2 B2। तो यहां कितने लिखूं मैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक ये बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर। AB2 टाइप हो, बॉन्ड पेयर 2 हो, उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है। लीनियर का मतलब एक लाइन में होगी। इसका एग्जाम्पल क्या ले लें हम, BeCl2 ले लें, और क्या ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें। याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, डबल बॉन्ड बने हैं। यहाँ पर सर यहाँ आपने लिख रहा है बॉन्ड पेयर 2 ही लिखे हैं, लेकिन वहां हम पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करेंगे। जो डबल बॉन्ड का जो दूसरा बॉन्ड है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ए कौन है हमारे यहाँ पर, कार्बन हो गया CO2 में, बी कौन हो गए, दोनों ऑक्सीजन हो गए। अब लीनियर में कैसी होगी, ए यहां होता है, यहां और यहां बी होंगे, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का होगा। ये हमारे पास हो गया AB2। अब ये इनके बीच का जो, ये देखो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड इस स्ट्रक्चर्स में इन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो इसकी स्टेबिलिटी, तो इन दोनों के बीच रिपल्शन कम होगा, तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्या हो गया हमारे पास, AB2 टाइप का हो गया। अब मैं किस पे आ जाता हूं, AB2 के बाद AB3। सर आपने AB क्यों नहीं लिया, AB का मतलब वही तो हुआ, 2 एटम हुए, 2 एटम होंगे तो स्ट्रक्चर लीनियर होगी। अब आते हैं AB2 के बाद AB3 में। AB3 में ए कौन है, सेंट्रल एटम है, बी कौन है, सेंट्रल एटम से बॉन्डेड अदर एटम्स हैं।
AB3 में जनरली बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 3 होंगे। लोन पेयर नहीं होगा। ये बॉन्ड पेयर किसके हैं? ये ए के बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर ऑफ ए है, ये ए के बॉन्ड पेयर हैं। कितने बॉन्ड बना रहा है? ए 3 बॉन्ड बना रहा है। दी AB3 टाइप का कोई मॉलिक्यूल है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है। उसकी स्ट्रक्चर्स का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। और होती कैसी है? उसमें क्या होगा? ये ए यहाँ होगा, एक इधर ए, एक इधर बी, एक इधर बी, ये बी, ये बी और ये बी। और ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का होगा। इसका एग्जाम्पल कौन है? BF3 है या AlCl3 है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। अब मैं आपको इन दोनों स्ट्रक्चर्स को समझाता हूं। और पहले मैं दोनों के लीनियर के एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहां पर आए, ये आपको दिख रहा होगा। इसको देखें, ये है सेंट्रल एटम हमारा और ये है एक पहला बॉन्ड पेयर, ये है दूसरा बॉन्ड पेयर और ये है वो दो एटम जो सेंट्रल एटम से बॉन्डेड है। ये है, इसको मैं इस तरीके से भी शो कर सकता हूं। तो ये हमारे पास जो सेंटर में है, ये कौन है? सेंट्रल एटम है। ये कौन है? वो एटम है जो सेंटर से बॉन्डेड है। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये 180 डिग्री का है। ये इस तरह के होते हैं। ये मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह के होंगे। AB2 टाइप है ये बच्चों। अब आते हूं मैं AB3 का आपको डायग्राम बताता हूं। AB3 में आपको समझना जरूरी है कि ट्राइगोनल प्लेनर इसका नाम क्यों है। तो ये है AB3। इसको देखें आप, ये हमारे पास क्या हुआ? सेंटर में A हुआ है, ये B, ये B और ये B। और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो अब देखें, ये इन तीनों को जो सेंटर से बॉन्डेड है, इन तीनों को यदि मैं जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? मेरे पास एक ट्राइगोन बन जाएगा। और ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, ना तो इसके आगे है ना इसके पीछे है। नाम क्या हुआ? ट्राइगोन तो है लेकिन एक ही प्लेन में है, तो नाम हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखें, ये इसका सेकेंड फॉर्म है। ये देखो, ये सेंट्रल एटम ये तीनों से जुड़े हुए हैं, ये एक ही प्लेन, ना तो इसके आगे है ना इसके पीछे है। ये सारे एटम जो है, ये चारों एटम एक ही प्लेन में आ रहे हैं। नाम है इसका ट्राइगोनल प्लेनर। नाम याद रखना। और एग्जाम्पल हमारे पास कौन है इसका? BF3 है, AlCl3 है और एक और है SO3। कहाँ चली गई? SO3 भी इसका एग्जाम्पल। याद रखना SO3 को। SO3 भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? दो हो गए। AB2 हो गया, AB3 हो गया। अब मैं चलता हूं AB4 पर। इनके अलावा, इन दोनों के अलावा यदि आप कोई भी स्ट्रक्चर्स बना लेंगे तो उनमें जो रिपल्शन होता है वो इनसे ज्यादा होता है। तो उन सभी स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी इनसे कम होती है, तो ये उस स्ट्रक्चर्स में नहीं रहते हैं। अब आते हैं हम लोग, अगला हमारे पास कौन सा है? AB4 है। AB4 में A कौन होगा? सेंट्रल एटम। B कौन होगा? सेंट्रल एटम से बॉन्डेड दूसरे एटम। ये लीनियर हटा देता हूं, ये एग्जाम्पल, ये 2, ये AB2, ये तो दो हो गई हमारे पास। थर्ड में हम चलते हैं। अब यहां पर थर्ड कौन सी है? AB4 है। AB4 में A कौन है? सेंट्रल एटम। A से 4 B जुड़े हुए हैं, तो हम सिंपल से क्या लिख दें? बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 4 होंगे। लोन पेयर नहीं है। स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा? हमने पढ़ा है, कई बार नाम सुना है, टेट्राहेड्रल। ये स्ट्रक्चर्स का नाम है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स। और इसका एग्जाम्पल है CH4। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल CH4 है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। और कौन कौन से एग्जाम्पल पॉसिबल है इसके टेट्राहेड्रल के? तो एक है हमारे पास CH4 ही है और अमोनियम आयन भी है। तो बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल भी हैं लेकिन हम वो यहाँ नहीं लेते। जैसे K2Cr2O7 में 2 टेट्राहेड्रल है। CH4 आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। CH4 के बाद कौन सा है? ये ऐसा ही Cl4, ये भी टेट्राहेड्रल है। ये दोनों टेट्राहेड्रल हैं। अब आते हैं, हम समझते हैं इसको। इनकी स्ट्रक्चर का नाम टेट्राहेड्रल हो गया। अब होगी कैसे? ये सेंटर में कौन होगा? A होगा। एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये इस तरह से है। इसको इस तरह से बनाते हैं। ये लाइन सीधी, ये थोड़ी सी सीधी से थोड़ी सी लगभग 20 डिग्री झुकी हुई, ये 15 डिग्री झुकी हुई और ये इसके बिल्कुल सामने है। यहां कौन है? B, B, B और B। ये AB4 है। यहां जो बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट।
या क्या लिख दूं 109.5 डिग्री। ये दोनों सही हैं। ये इनके बीच का बॉन्ड एंगल है। सर ये कैसे बनी? अब यहां देखें, इसको हम समझते हैं। तो इसका नाम टेट्राहेड्रल क्यों है? क्योंकि ये टेट्राहेड्रॉन होता है। ये उसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रॉन की, ये उस टेट्राहेड्रॉन की स्ट्रक्चर है। ये इस तरह का होता है। ये 3 डायमेंशनल है, बोर्ड पे एग्जैक्ट नजर नहीं आएगा। ये इसका फर्स्ट फेस है, ये इसका सेकंड है, एक यहां थर्ड ये नीचे की तरफ है और एक ये पीछे की तरफ है। तो ये एक टेट्राहेड्रॉन है और इस टेट्राहेड्रॉन के यहां सेंटर में ए है और जो 4 बॉन्ड है वो ऐसे गए हुए हैं। इसके जो 4 बॉन्ड है इस चारों कॉर्नर्स पे गए हुए हैं, इस टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर्स पे गए हुए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? टेट्राहेड्रल है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूं ये दिखने में कैसी होती है। ये बड़ी मजेदार होती है दिखने में। कहां चली गई? ये रही। इसको देखें, ये है टेट्राहेड्रल। अब यदि आप इसको देखेंगे तो ये कार्बन है या ये ए है, इससे जुड़े हुए ये बी है, ये बी है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल आप देखोगे एग्जैक्ट 90 का नहीं है, 90 से कुछ ज्यादा है। आप किसी भी बॉन्ड को के बीच के एंगल को चेक कर लोगे, ये देखो ये भी 90 से ज्यादा है। किसी भी को भी चेक, ये 90 से ज्यादा है, ये 90 से ज्यादा है, ये 90 से ज्यादा है। कोई भी बॉन्ड एंगल ले लें, ये 90 से ज्यादा है। तो ये है कितना? 109.5 डिग्री है। और इस स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल है। अब यहां देखो 3 जो मैंने आपको समझाए थे टेट्राहेड्रल के फेस कैसे हैं। ये पहला फेस है इसका, इन तीनों को मिलाओ तो एक फेस बन जाएगा, इन तीनों को मिलाओ तो ये दूसरा फेस बन जाएगा। ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा। तीसरा इन तीनों को मिलाएं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और चौथा ये जो पीछे के 3 है, इन तीनों को मिलाओगे तो चौथा फेस बन जाएगा। तो ये है टेट्रा का मतलब 4, हेड्रल का मतलब हेड है। ये सारे 4 हेड है, या ऐसे आप कहते हैं ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स है। इसको मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूं, ये देखें, ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और यहां आप किसी भी बॉन्ड एंगल को चेक करेंगे तो वो जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। CH4 में या AB4 में इसके अलावा, इस स्ट्रक्चर्स के अलावा कोई भी ऐसी दूसरी स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकती जिनमें बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच इतनी ज्यादा डिस्टेंस हो। यानी यही वो स्ट्रक्चर है जिसमें इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम है। इसीलिए इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगी बॉन्ड पेयर के बीच, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसमें रिपल्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन के बीच। तो ये AB4 है। याद रखना, मैं जितने भी डायग्राम बना रहा हूं उसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। ये हो गई हमारे पास थर्ड AB4। समझ में आ गई होगी। AB4 4 बॉन्ड पेयर है, नाम टेट्राहेड्रल है, 2 एग्जाम्पल है। इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनानी है। स्ट्रक्चर्स में ध्यान रखना, ऐसी मत बना देना। ये ऐसी बना दी तो आपको CBSE बोर्ड इतने नंबर दे देगी पूरे में से पूरे। ऐसे मत बनाना, ए लिखना, ये सीधी बना दो, ये सीधी बना, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, ये ठीक है, चलती है। तो ये इस तरह से आपको बनानी है। हम आगे पढ़ेंगे कि इस बोर्ड पर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। वो अभी नहीं है अभी तो हम इस थ्योरी में चलते हैं। तो ये थर्ड हो गई हमारे पास। अब हम कहाँ चलते हैं? 4th पे चलते हैं। 4th काम की है, बढ़िया है। 4th थ्योरी में क्या होगा? थर्ड में AB4 था, तो 4th थ्योरी में क्या हो जाएगा? AB5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ आगे चलता हूँ। AB5 टाइप कौन सा है? 4 नंबर है, टाइप है AB5। AB5 का मतलब A कौन है? सेंट्रल एटम है। B कौन है? सेंट्रल एटम से बॉन्डेड अदर एटम्स हैं, और पांचों के पांचों एक जैसे हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए हमारे पास? 5 हो गए। लोन पेयर है नहीं A के पास, A के बॉन्ड पेयर 5 हैं और A के पास लोन पेयर नहीं है। स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा? यहां जो स्ट्रक्चर बनेगी उसका नाम है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। कैसे कैसे नाम दे दिए, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, PCl5। ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है PCl5। और भी कोई एग्जाम्पल है तो मैं ढूंढता हूं,
बहुत सारे हैं वैसे तो, वही है, ग्रुप नंबर 15 के हैं। SbF5 ले लें, ये इस तरह के हैं। BI, चलो BI तक नहीं जाते हम लोग, तो ये इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी। अब ये समझने के लिए पहले समझें आप, फिर मैं इसको बोर्ड पे बनाऊंगा। होती कैसी है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल का मतलब कहाँ चली गई, ये नहीं, ये है, ये आ जाए सीधा ही मैं इससे आपको समझाता हूं। ट्राइगोनल पे आओ, बायपिरामिडल छोड़ दो पहले। ट्राइगोनल का मतलब देखें, ये सेंट्रल एटम है और ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों को यदि मैं जोड़ दूं, ये तीनों एक ही प्लेन में है, इन तीनों, इनको भूल जाएं, इन तीनों को मैं जोड़ दूं तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक ट्राइगोन बनाते हैं। नाम क्या हो गया, ट्राइगोन, ट्राइगोनल, ये इनको लेके आया है। अब यदि मैं इन तीनों को इससे जोड़ दूं ऐसे, यहां से इसको यहां, ये जोड़ने का मतलब मैं कुछ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ये जुड़े हुए नहीं है रियल में। इसको यदि मैं ऐसे जोड़ दूं तो ये हमें कैसा लगता है, मिस्र के पिरामिड के जैसा हो जाएगा, ऐसा। वहां हो सकता है उसके फेसेस ज्यादा हो, यहां 3 हो रहे हैं, 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया। ऐसा का ऐसा पिरामिड नीचे भी बन जाएगा, ये ऐसा। तो ये एक पिरामिड हो गया, ये एक पिरामिड हो गया, ये भी, ये वाला क्या हो गई, इन तीनों को मिलाकर ये ट्राइगोनल हो गए। तो ये क्या हो गई, ट्राइगोनल, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड, नाम हो गया ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब सर इसको बोर्ड पे कैसे बनाए, बोर्ड पे बनाने का थोड़ा सा इसको टफ है, तो हम सिंपल तरीके से समझते हैं, हम टिपिकल में नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, सेंट्रल एटम को लिखें A को, और फिर इस तरह से ये 3 बना दें। ये 3 किसको शो कर रहे हैं, ये 3 इनको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इनको शो कर रहे हैं। यहां क्या लिख दूं, B और B। अब इन तीनों को मैं हाइपोथेटिकल लाइन से जोड़ देता हूं ताकि ये समझ में आ जाए कि तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन में है, ये तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन में है। अब ये ऐसे है, ये ऐसे शो हो रही है आपको अभी, इधर A इधर और ये इधर, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ऊपर वाले को आप यदि ऐसे शो कर रहे हैं तो B, तो नीचे वाला जो B है उसमें यहां तक आप लाइन लिखेंगे डॉटेड, उसके बाद आप स्ट्रेट लिखेंगे। ये जो डॉटेड लाइन है वो इस प्लेन के पीछे है, जो आपको सामने से नजर नहीं आएगी। ये B हो गया हमारे पास, और इस स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये है स्ट्रक्चर, ये थोड़ी ठीक ठाक नजर आती होगी आपको। ये देखें, ये ट्राइगोनल हो गए, ये ऊपर के इनको मिलाओ तो ये पिरामिड हो गए। यहां से मैं कुछ कुछ समझाने की आपको ट्राई करता हूं। PCl5 के केस में, सब में नहीं होता, PCl5 में भी है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड में भी है, क्या है वो समझें। इस स्ट्रक्चर में मैं PCl5 का एग्जांपल ले रहा हूं। PCl5 में यहां कौन है, P है, यहां Cl 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 Cl। आप देखोगे तो यहां एक चीज आपको थोड़ी सी अजीब सी नजर आएगी, आप ढंग से देखो। इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो मैंने इतनी रखी है, और इस बॉन्ड की जो लेंथ है मैंने ज्यादा रखी है। तो इस स्ट्रक्चर्स में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये जो बॉन्ड ऊपर और नीचे की तरफ गए इनको, इन बॉन्ड को कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। और ये जो तीनों बॉन्ड है जो एक ही प्लेन में, इन्हें कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। तो बॉन्ड, 2 बॉन्ड के नाम हो गए, एक एक्सियल बॉन्ड हो गया और एक इक्विटोरियल बॉन्ड हो गया। अब समझते हैं आगे, इससे समझना, ये जो एक्सियल बॉन्ड है यहां कौन है, Cl है। इस Cl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से एक ने यहां शेयरिंग कर ली है, तो इस Cl के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर बचे हुए हैं, और ये है बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। इस Cl के लोन पेयर और इस बॉन्ड के बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन होता है यदि इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इन तीनों के बराबर हो। यदि ये यहां होता, ये Cl यदि यहां होता, तो इस Cl के लोन पेयर और इसके बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन ज्यादा होता, जिससे इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाती। तो इस एक्सियल बॉन्ड के, Cl के लोन पेयर और इस इक्विटोरियल बॉन्ड के बॉन्ड पेयर के बीच की रिपल्शंस को मिनिमम करने के लिए ये जो बॉन्ड है ये अपनी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा लेता है, वो थोड़ा सा दूर आ जाता है। दूर आने से इसके लोन पेयर और इसके बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी,
जिससे इनके बीच अब रिपल्शन नहीं होगा। तो PCl5 में दो तरह के बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड ये दोनों, और ये तीनों कौन से बॉन्ड है, ये इक्विटोरियल बॉन्ड है। और एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल से ज्यादा होती है। कितनी है इनकी? यदि मैं आपकी बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो एक की है, इसकी जो है ये है 219 पिकोमीटर, 219 पिकोमीटर, और ये है 204 पिकोमीटर। अब यहां इसका रीजन क्या है? इसका आंसर लिख देता हूं, टू रेड्यूस द रिपल्शन बिटवीन किन किन के बीच? लोन पेयर ऑफ एक्सियल Cl and bond pair of equatorial bond. The bond length of axial bond, both axial bond increased. ये इसका रीजन है कि इनके बीच के रिपल्शंस को कम करने के लिए ऐसा हुआ है। अब आते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या PCl5 के पांचों बॉन्ड इक्विवेलेंट है? क्या नहीं है। यहाँ दो तरह के बॉन्ड है, तीन तो इक्विटोरियल और दो एक्सियल, और दोनों एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसलिए वो इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए वो एक जैसे नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट समझते हैं। क्या है, कहाँ गई स्ट्रक्चर? ये रही। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, इक्विटोरियल के बीच का जो बॉन्ड एंगल है 120 है। इक्विटोरियल और एक्सियल के बीच का बॉन्ड एंगल 90 है, और एक्सियल के बीच का बॉन्ड एंगल 180 है। तो यहां मैं तीनों मेंशन कर देता हूं। एक्सियल, तो यहां लिखता हूं इक्विटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, एक्सियल के बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, यहाँ 120 है, यहाँ 180 है, और इक्विटोरियल और एक्सियल के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है। इस स्ट्रक्चर्स के अलावा और कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर्स नहीं है जहां ये रिपल्शन इससे कम हो। यानी AB5 टाइप के मॉलिक्यूल्स में हमेशा स्ट्रक्चर्स कैसी होगी? ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी। ये हमारे पास हो गई आज की फोर्थ स्ट्रक्चर्स। और अब इस टॉपिक की पांचवी और लास्ट स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ रही है, उसका टाइप है AB6, उसका टाइप है AB6। वो हुई, और ये आज का वीडियो बच्चों यहीं एंड हो जाएगा। AB6 में क्या हमारे पास है? सेंटर में कौन है? A है, और B जो है वो 5 है, वो सेंटर से बॉन्डेड है। अब आ जाते हैं लास्ट AB6। लास्ट का मतलब पांचवें नंबर है, वो टाइप कौन सा है उसका? AB6 है। बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 6 होंगे। अब उस स्ट्रक्चर्स का नाम क्या होगा? उसका नाम होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टोपस जैसा नाम है सर, ये है तो है। आप पहले साइंटिस्ट बनते तो आप नाम दे देते, अब जिन्होंने दे दिया उनको पढ़ो। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा समझे। यहाँ पर इसका टाइप जो है वो है हमारे पास कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल का है SF6। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे ऑक्टाहेड्रल में। एक तो SF6 है, और भी एग्जाम्पल आएंगे, मैं आगे आपको बता दूंगा। और आगे आएंगे तब हम लोग पढ़ लेंगे। कुछ डिस्टोर्टेड होती है, कुछ अलग अलग होती है, तो ये ऑक्टाहेड्रल है। और इसमें कैसी स्ट्रक्चर होगी यहाँ देखें। पहले आप लोग इस स्ट्रक्चर्स को देख लें, यहाँ से आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। ये है ऑक्टाहेड्रल। सेंटर में कौन है? A है। ये पहला B, दूसरा B, तीसरा B, चौथा B, ये ऐसे। ये चारों B जो है वो एक ही प्लेन में है। एक B ऊपर है, एक B इसके नीचे है। नाम क्या हुआ इसका? ऑक्टाहेड्रल। ये नाम क्यों दिया है समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। इन तीनों को, एक ये ऊपर का जो इसको मैं एक्सियल बोल रहा हूं, और ये दो इक्विटोरियल, इनके नाम ये नहीं है यहाँ पर, इनको मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। इन तीनों को मैं मिलाऊं तो एक हेड बनता है, एक ट्राइंगल बनता है। इसको मिलाऊं तो दूसरा, इसको मिलाऊं तो तीसरा, इसको मिलाऊं तो चौथा। तो यहाँ 4 हेड बन गए।
ऐसे के ऐसे 4 हेड नीचे बन जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कितने हेड हो गए? 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो गए। नाम हो गया ऑक्टाहेड्रल। इसका एक और नाम और है, वो आप यहीं से पता लगा लो। एक आया था हमारे पास इससे पहले, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ ट्राइगोन तो नहीं है, यहाँ तो स्क्वायर बन रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो दूसरा नाम इसका लिख रहा हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल के अलावा इसका एक और नाम क्या है? स्क्वायर बाइपिरामिडल। ये इसका दूसरा नाम है। अब सर इसको बोर्ड पे कैसे बनाए, देख लें पहले वापस। ये 4 एक ही प्लेन में है, एक ऊपर है, एक इसके नीचे है। ये इस तरह से होगा। यहाँ बॉन्ड एंगल, सबके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, इनको छोड़कर। ये दोनों जो एक्सियल, यहाँ एक्सियल और इक्विटोरियल जैसा कोई नाम नहीं है। तो यहाँ सारे जो बॉन्ड एंगल है, किन्हीं भी दो नियरेस्ट वो बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब इसको बोर्ड पे कैसे बनाए? सिंपल तरीके से बना दें। ए लिखें, ऐसे 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 करें, और यहां बी लिख दें, और इन चारों बी को एक हाइपोथेटिकल लाइन से जोड़ दें। जोड़ क्यों रहे हैं सर? ताकि ये मालूम रहे कि ये जो चारों एक ही प्लेन में है, इनका प्लेन चेंज नहीं हुआ है। अब ऊपर वाले बी को ऐसे बना दें, बी, और नीचे वाले को जब बनाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक डॉटेड, फिर यहां से लेकर ये बी लिख दें। ये हो गई हमारे पास ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर्स। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ वो सब में कितना है? 90 डिग्री है, चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो। खत्म हो गई हमारे पास क्या? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या खत्म हो गई? रेगुलर ज्योमेट्री खत्म हो गई। अगले वीडियो में हम समझेंगे जो मेन है। ये अगला वीडियो तभी समझ में आएगा जब आपको ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आने वाला उसके अंदर। तो अब उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पे 2 काम जरूर करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।